हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कला और संस्कृति के बारे में, यानी कि जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोहद्दम्स को 43वां भारतीय यूनेस्को स्थल ये घोषित किया गया। और आपसे पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बात करें अगर हम मोहद्दम्स की, तो ये स्थित है असम में, जो कि भारत में 43वां भारतीय यूनेस्को स्थल ये बन गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर अभी आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, ध्यान रखिएगा ये है टोटल 43, और 43वां कौन सा बना है, तो ये बन गया है कौन सा, असम का मोहद्दम्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पूर्वी असम में स्थित जो मोहद्दम है, इसको सांस्कृतिक श्रेणी यानी कि जो कल्चरल कैटेगरी है उसी में ही प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर घोषित किया गया है। और यह लगभग 700 साल पुराने मोहद्दम ईंट्स पत्थर का खोखला तहखाना है, और इसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष मौजूद हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट कितने यहाँ पर अगर हम बात करें यूनेस्को की साइट्स हैं, तो वो हो जाएंगी 43। इससे पहले जो 41 और 42 थी, तो वो कौन कौन सी थी, तो एक तो आपके थे होयसला की मंदिर, और एक था आपका शांति निकेतन। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और 43वां कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है मोहद्दम्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण यहाँ पर शुरू हुआ। तो देखिए, रामायण मंदिर की बात हो रही है, और ऐसे में हम कंफ्यूज करते हैं कौन से स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वहाँ पर भी रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी राम मंदिर में। बट कंफ्यूज नहीं करिएगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसके दूसरे चरण का निर्माण ये शुरू हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है बिहार में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, बेसिकली जो बिहार का पूर्वी चंपारण जिला है, वहीं पर ही विश्व के मतलब सबसे बड़े रामायण मंदिर का दूसरा चरण ये शुरू हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है वो बेसिकली 3 मंजिला मंदिर है, जो कि 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। और जून 2023 में इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी बनने की, और 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पर शुरू हुआ है बनना, तो ये हुआ है कहाँ पर, बिहार में। और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया। तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ये हुआ है राजस्थान के पाली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वापस में ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओम के आकार के मंदिर की बात करें तो जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है वो ओम की शेप में रहेगा। वो कैसे, देखिए, तो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहेगा ओम के आकार में। और ये दुनिया का पहला है मंदिर, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कहाँ पर, तो ये है भारत के राजस्थान राज्य के पाली में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, राजस्थान में पाली जिले के जाडन गांव में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 135 फीट की इसकी ऊंचाई है, और लगभग 2000 स्तंभों पर यह टिका हुआ है। और यह मंदिर जो है बेसिकली वो नागर शैली में बनाया गया है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर इसे बनाने की घोषणा की है। तो यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला जो लिटरेचर सिटी है वो बना है कौन सा, तो ये बना है कोझिकोड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो केरल का कोझिकोड ये बना है भारत की पहली लिटरेचर सिटी। अब ये तो है यहाँ पर देखिए लिटरेचर सिटी। अगर हम बात करें किस चीज़ की, सिटी ऑफ म्यूज़िक, तो ये कौन सा बना है, तो ये बना है ग्वालियर। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि लिटरेट सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो ये केरल में है। तो केरल का जो कोझिकोड है वहीं पर इसे बनाया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में
केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर यानी कि लिटरेचर शहर यहाँ पर घोषित किया। वहीं बात करें ग्वालियर की तो इसे संगीत के शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें श्रीमद् भगवद गीता की तो इसी का उर्दू जो उसका अनुवाद है उस पर शोध करने वाला पहला जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वो बना है कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दैट इज़ BHU। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बना है पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो कि श्रीमद् भगवद गीता के जो हिंदी अनुवाद है, ठीक, सॉरी उर्दू अनुवाद है, उस पर ये शोध करेगा। अब देखिए, बात करें अगर हम किसकी, BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी कौन सी ईयर में? 1916 में। तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका था? तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इसमें, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? BHU की, दैट इज़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय यानी कि जो अंडरग्राउंड म्यूजियम है वो कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर? तो देखिए, जब आपने हुमायूं टॉम अगर देखा होगा, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो उसी हुमायूं टॉम के परिसर में ही इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। पहला भूमिगत संग्रहालय है यानी कि फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है इंडिया का, कहाँ पर? नई दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जो संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने ही दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। और इस संग्रहालय में लगभग 500 से अधिक अमूर्त जो पूर्व कलाकृति हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये संग्रहालय बेसिकली मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है। तो पहला अंडरग्राउंड जो म्यूज़ियम है इंडिया का वो कौन से स्टेट या फिर यूटी में है? तो वो होगा आपका नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में जो हुमायूं टॉम है उसी परिसर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये कहाँ किया गया है? तो देखिए, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये हुआ है सऊदी अरब में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, बेसिकली सऊदी अरब के जद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित जो मस्जिद है उसका निर्माण पूरा करके जो बाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। तो बेसिकली अपने दिवंगत पति को लेकर उन्होंने यहाँ पर इस पूरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद यहाँ पर बन गई है, कहाँ पर? सऊदी अरब में। फिर है भरतनाट्यम कलाकार जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो है वो SSC के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी पूछा गया था, सीजल के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए, जो यामिनी कृष्णमूर्ति है 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भरतनाट्यम कलाकार थी, तो इन्हें पद्म विभूषण कौन से ईयर यहाँ पे प्रदान किया गया? ध्यान रखिएगा, ये इन्हें मिला था साल 2016 में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये है कौन? ये है यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका अभी रिसेंट ही निधन हुआ है 84 साल की आयु में, और 2016 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इनका जन्म ये हुआ था 20 दिसंबर 1940 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में। और आपको ध्यान रखना है कि 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला है 2001 में, और 2016 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकेडमी के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है किसने? तो अगेन आपको ध्यान रखना है, ये भी किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दैट इज़ BHU ने। तो BHU जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में, किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। और बेसिकली नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, इन सभी के दर्शन पर शोध करने के लिए ये समझौता यहाँ पर किया गया है।
तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकादमी और बीएचयू बनारसी भारतीय जो भाषा विकास कला संकाय के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसका उद्देश्य बेसिकली नेपाली और भारतीय नेपाली साहित्यकारों और संस्थाओं के बीच में जो है बेसिकली जो नेपाली भाषा है, साहित्य है, दर्शन पर बातचीत और आदान प्रदान करना है। फिर है भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो देखिए, हनुमान जी की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनियन इसका नाम रखा गया, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा भारत का नाम। बट आपको ध्यान रखना है ये हुआ है अमेरिका में, और अमेरिका में भी कहाँ पर? तो ये अमेरिका में टेक्सास में इसका जो है उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनियन, जो कि भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊँची कांसे की प्रतिमा है। तो ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनियन, इसका उद्घाटन ये अमेरिका के टेक्सास में हुआ। और ये आपको ध्यान रखना है कि इस मूर्ति को श्री चिन्नाजियार स्वामी जी के प्रयासों से बनाया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को लेकर अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है? तो देखिए, मंदिरों को, मठों को और जो ट्रस्ट हैं उनके पंजीकरण को अनिवार्य ये किया है बिहार सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि सभी मंदिरों के रजिस्ट्रेशन, मठों के रजिस्ट्रेशन, साथ ही में ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन करने अनिवार्य होंगे। ये बात कही है किसने? बिहार सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बिहार सरकार ने इस चीज़ को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। और इसकी जिम्मेदारी ये सौंपी गई है जिलाधिकारियों को, यानी कि जो डीएम वगैरह हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन ये किया है संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इरा ऑफ एंशिएंट इंडिया म्यूजियम, या फिर युगे युगीन भारत म्यूजियम की बात करें तो ये किया किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में युगे युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और 3 दिवसीय सम्मेलन में आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय को विश्व स्तरीय सुविधा के साथ साथ उसको एक ध्यान केंद्रित के लिए भी उसको विकसित यहाँ पर किया गया है। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, जो कि 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। फिर पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया के सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति यहाँ पर मिली है? तो ये मिली है कौन से देश में? तो ये मिले हैं इंडोनेशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इंडोनेशिया में बेसिकली जो है आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी यहाँ पर कलाकृति मिली है। और कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर कलाकृति मिली है वो एक सुअर यानी कि पिग को शिकार की एक प्राचीन पेंटिंग के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और ये पेंटिंग बेसिकली लाल रंग पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग पर ये बनी हुई है। और इसमें एक पिग यानी कि सुअर की पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, कौन से देश में मिली है? तो ये मिली है इंडोनेशिया में, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी को मालूम होगा कि कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाया था, बाद में बख्तियार खिलजी ने आके इसको जो है डिस्ट्रॉय यहाँ पर किया था। और काफ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें पढ़ने लिखने की, बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर थे, उन सभी को उसने जला दिया था। तो उसी के बाद में आपको ध्यान रखना है कि उसी नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो वो क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? देखिए, वाराणसी यहाँ पर मेंशन है तो आपको समझ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है। तो ये बात हो रही है यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में
वैदिक 3D म्यूजियम इसके निर्माण की घोषणा की, तो ये की है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसकी जो ये है ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी घोषणा यहाँ पर की गई है। और इसका उद्देश्य बेसिकली जो भारतीय ज्योतिष है, खगोल विज्ञान है, वैदिक साहित्य है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही में इसमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्रदर्शित की जाएंगी जो और वैदिक परंपराओं पर प्रकाश डाला जाएगा। फिर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का उद्घाटन किस मंदिर से किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर जो कि है राजस्थान में। हालांकि यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में। अब देखिए न्यूज़ में था तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दिलवाड़ा टेम्पल है, ठीक है, वो बेसिकली एक जैन टेम्पल है जो कि राजस्थान के माउंट आबू पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको PYQs के क्वेश्चन मिल जाएंगे। डायरेक्टली पूछा गया है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपको माउंट आबू राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा जो कि जैन धर्म को समर्पित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी जिसका नाम है स्वदेश का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ये हुआ है दुबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली भारत का जो भी फोक आर्ट है, जो भी ट्राइबल ट्रेडिशन है, उन सभी को प्रदर्शित करने वाली जो प्रदर्शनी, जो एग्जीबिशन है स्वदेश नाम से, वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो वो हुई है आपकी दुबई में, दैट इज ऑप्शन ए। और इस प्रदर्शनी में लोक और जनजातीय कलाकृतियों की एक विविध श्रृंखला यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसमें बिहार के जीवन की मिथिला पेंटिंग, तमिलनाडु की जटिल रूप से डिज़ाइन की गई कोलम कलाकृतियाँ, महाराष्ट्र की जो वारली आदिवासी कला, साथ ही में केरल की प्रसिद्ध भित्त कला परंपरा और चिकित्सा मंडल की पौराणिक कथा यहाँ पर शामिल है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका दुबई में, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ये किस तिथि को की गई है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेज था ये सभी, हम सभी के लिए। तो ये हुआ है कब? तो ये हुआ है 22 जनवरी 2024 में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बात करें रामलला जी की, तो ये है रामलला जी जिनकी मूर्ति की स्थापना की गई है 22 जनवरी को। मंदिर का शिलान्यास ये हुआ था साल 2020 में। मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है। उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंदिर का डिज़ाइन ये तैयार किया चंद्रकांत सोमपुरा ने। निर्माण कार्य किया है किसने? L&T कंपनी, दैट इज़ लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। और रामलला की मूर्ति को डिज़ाइन किया किसने? अरुण योगीराज ने, जो कि बिलोंग करते हैं कर्नाटक से। फिर किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया? तो ये शिलान्यास हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है गुवाहाटी असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो गुवाहाटी असम में हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मां कामाख्या मंदिर के कॉरिडोर का शिलान्यास, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा यहाँ पर की है? तो देखिए आदि योगी शिव की बात करें तो आपने इनकी फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। और ये जो अभी बात की है किसने की है? तो ये की है ईशा फाउंडेशन ने। कि ये करेगा किस चीज़ को? ये करेगा भगवान शिव जी की आदि योगी वाली जो मूर्ति है उसको स्थापित कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास में। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखें कहाँ पर? तो ये आपका ईशा फाउंडेशन के द्वारा। तो देखिए ईशा फाउंडेशन नोएडा में बेसिकली 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगा। और जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास में आदियोगी शिव की प्रतिमा स्थापित करने की नागर विमानन जो मंत्रालय है उन्होंने यहाँ पर मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो याद रखना ये हुआ है कच्छ यानी कि गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो भारत के प्रमुख थिएटर उत्सव में से एक भारत रंग महोत्सव ने गुजरात के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कच्छ जिले में अपनी यात्रा शुरू की है, जो प्रदर्शन कलाओं के एक जीवंत उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण करेगी?
तो ये करेगी कहाँ पर? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप सभी को मालूम है काफ़ी लंबा डिस्प्यूट ये चला, फाइनली अब सॉल्व हो गया है और हमारा राम मंदिर भी यहाँ पर बनकर तैयार होने की कगार पर है। हालांकि इनाग्रेशन तो हो ही चुका है, रामलला की मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक मस्जिद की बात हो रही है वो भी कहाँ पर हो रही है? तो वो भी हो रही है आपकी अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मई 2024 में अयोध्या में एक भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की है और पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये रखा गया, जिसका उद्देश्य धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोगों के बीच में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक, इन्होंने किस राज्य में समलई परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये क्या है कहाँ पर? तो ये हुआ है संबलपुर में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ध्यान रखना, समलई परियोजना इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तो देखिए चेंज हो चुके हैं, अभी हो चुके हैं चरण मांझी चरण हो चुके हैं। पहले जो थे वो थे नवीन पटनायक जी, तो उन्होंने ही इसकी यहाँ पे जो है उद्घाटन किया था। ध्यान रखना कहाँ पर? तो ये हुआ था संबलपुर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, उन्होंने ही संबलपुर में समलई परियोजना का उद्घाटन किया। समलई यानी कि समलेश्वरी मंदिर श्री क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल योजना, इसमें आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करेगी और इस परियोजना में मंदिर का परिधि विकास एवं विरासत गलियारे का निर्माण, साथ ही में तीर्थयात्रियों की सुविधाएं, मंदिर तक बेहतर पहुंच और महानदी तट पर विकास, अन्य सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल होंगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया? तो ये रखा गया मधिका, एक भाषा है या एक कह सकते हैं एक बोली है जो बोली जाती है चकलाई समुदाय के द्वारा। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो दो लोग हैं यही जो है बेसिकली लास्ट बचे हैं जो कि इस भाषा का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। इनके बाद में अब कोई भी जो है वो मधिका जो ये लैंग्वेज है, जो ये भाषा है या बोली आप कह सकते हैं, वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। फिर किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस ये घोषित किया है? तो ये बात है कौन से देश की? ध्यान रखना, ये बात की है कनाडा ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित यहाँ पर किया है। तो देखिए, अयोध्या जो राम मंदिर हुआ था 22 जनवरी को इनॉग्रेट, तो उसी के उसमें कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित करने का फैसला लिया और बेसिकली कनाडा की 3 नगर पालिकाओं में इस चीज़ की घोषणा यहाँ पर की गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। जगदीप धनखड़ जी की बात करें तो ये हमारे जो है उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इसका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, 21 जनवरी की बात करें 2024 में, तो मैक्सिको की जो क्वेरतारो रीजन है, क्वेरतारो शहर है, उसी में ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप उसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन यानी कि जो 22 जनवरी को होना है, तो उसी के साथ साथ भारतीय प्रवासियों को मैक्सिको में भी अपना पहला राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर उन्होंने किया है। और ये कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको के जो क्वेरेटारो शहर है उसी में ही पहला यहाँ पर मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर 9 साल के बाद फिर से किस राज्य में भैंसों की लड़ाई यानी कि मोह जुज ये आयोजित की गई है? तो बात करें मोह जुज जो कि एक भैंसों की लड़ाई है, इसकी जो फिर से आयोजन हुआ है ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है असम में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो 2014 में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी ने प्रतिबंध के कारण पर जो पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है उस पर रोक लगा दी थी और अब फिर से 9 साल के बाद में ये लौट आई है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये बात 2023 के दौरान की है जब इसको वापस से यहाँ पर शुरू किया गया है।
फिर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 206 फीट ऊंची जो मूर्ति है जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहीं पर ही वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो कि पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका उद्घाटन किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य में मलयराय जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव जिसका नाम है मकराविलक्कू उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये हुआ है केरल में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बेसिकली जो सबरी वाला टेम्पल है जो कि केरल में है, तो उसी में ही 15 जनवरी 2024 को जो मकरविलक्कू उत्सव है इसे मनाया गया। और मकरविलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए रिसेंटली हमारी जो पीडीएफ है वो रिलीज़ हो चुकी है, जनवरी से लेकर अगस्त का पूरा कंपाइलेशन आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी जो भी लेटेस्ट हमारे पीडीएफ होते हैं, लाइक रिसेंटली हमारी जनवरी से अगस्त का पूरा कंपैरिजन रिलीज़ हो चुका है, साथ ही में जो ऑलरेडी इस कंपैरिजन को परचेज़ कर चुके हैं और किसी और अलग मंथ को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अगर किसी ने जनवरी से लेकर जुलाई की परचेज़ कर ली है, वो अगस्त की लेना चाहता है, तो मंथ वाइज भी अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही में पॉलिटी की ई बुक भी है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये किया गया है? तो ये कहाँ पर हुआ है, ध्यान रखना, ये हुआ है हरियाणा में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हरियाणा में जो ये हुआ है इसका जो विषय था ये है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, साथ ही में उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच में जागरूकता को फैलाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन या फिर उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो ये हुआ है नासिक महाराष्ट्र में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसके 27वें संस्करण का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर किस राज्य के आदिवासी लोगों के द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है बेसिकली उड़ीसा के लोगों के द्वारा बनाई गई लाल चींटी के द्वारा सिमलीपाल काई चटनी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उड़ीसा की काई चटनी, जिसे लाल चींटी चटनी के नाम से भी हम जानते हैं, उसे उसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण भौगोलिक संकेत यहाँ पर दिया गया। और भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में प्राचीन काल से कीड़े और कीड़ों को सेवन यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर जो लाल बुनकर चींटियाँ उनका ये चटनी बनाई जाती है, जिसको रिसेंटली अभी जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के काकोड़ा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है? तो कंदम शिलालेख की बात है तो डायरेक्टली आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है गोवा में, तो ये मिला है गोवा में, दैट इज़ ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है यहाँ पर गुजरात ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात ने बेसिकली सूर्य नमस्कार को 108 स्थानों पर एक साथ करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। फिर है किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी है इसका दर्जा यहाँ पर मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसी में ही रहने वाली हाटी समुदाय को ये अभी एसटी कैटेगरी का यहाँ पर दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये क्या है, गुजरात ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इस बार का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा गया था। ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2023 में जो
दक्षिण अफ्रीकी जो देश है बोत्सवाना, उसी में ही यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान में जो गरबा है इसी को ही यूनेस्को की सूची में यहाँ पर शामिल करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये हुआ है द्वारका में। और द्वारिका से आप ये मथुरा द्वारका मत समझ लेना, ये है कहाँ पर, नई दिल्ली में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है द्वारका, नई दिल्ली में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये बना है बेंगलुरु, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये बन गया है बेंगलुरु, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये बना है 41वां, लेकिन अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये बना है पहला। फिर है भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, न्यू जर्सी अमेरिका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। हालांकि देखिए अभी तो बात हो रही है, बात है कि अंकोर वाट सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, बट ये भी न्यूज़ में था कि ये जो उद्घाटन यहाँ पर किया है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है न्यू जर्सी अमेरिका में। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय की बात करें, ये खोला है तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ये जो बेसिकली विश्वविद्यालय है वो तेलंगाना राज्य में जो उच्च शिक्षा है उसकी पहुंच को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा, और जो भी आदिवासी लोग हैं उनकी आबादी है तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। वो अपनी आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाओं को यहाँ पर अपना बढ़ा सकते हैं और उनको आदान प्रदान भी कर सकते हैं। फिर है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है यूपी के नोएडा में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा के सेक्टर 78 में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वाला एक मतलब थीम वाला एक पार्क है जो कि जनता के लिए खोल दिया है। और इस वेद वन पार्क के रूप में जाने जाने वाला ये जो स्थान है वो 50,000 से अधिक पौधों का घर है, जिसमें बरगद, कल्पवृक्ष, नारियल जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी किया गया है। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो पार्क है वो वैदिक थीम पर बेस है। तो ये आप ध्यान रखें कहाँ पर हुआ इनॉग्रेशन, तो ये हुआ है यूपी के नोएडा में। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है अगेन यूपी में ही, कहाँ पर, वाराणसी में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो यूपी के वाराणसी में इसकी आधारशिला रखी है जो कि बेसिकली भगवान शिव के थीम पर ये आधारित है। और इसका जो ये नाम है आप ध्यान रखेंगे, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी राजा तालाब वाराणसी में लगभग 450 करोड़ रुपए से विकसित किया गया, जो कि 30 एकड़ में फैला हुआ है। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 बिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी कि आर्क की खोज की है, ये कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल जिसका नाम है गतका मार्शल आर्ट ये किस राज्य से है? तो गतका की बात करें इसका संबंध है पंजाब से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल ये तो हुए थे गोवा में, लेकिन 38वें की बात करें ये होंगे कहाँ पर? तो ये होंगे आपके उत्तराखंड में, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय पे लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? तो वो है एक सेंगोल, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं ये है वो सेंगोल जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला उन्हीं की सीट के बराबर में रखा था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उसी दौरान में ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता की हस्तांतरण के रूप में ये राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें दिया गया था और ये चोल वंश के समय का माना जाता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा हरियाणा के राखीगढ़ी में, दैट इज़ ऑप्शन ए। और राखीगढ़ी एक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। फिर है यायात्सो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये घोषित किया गया है? तो ये है बेसिकली लद्दाख में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बात करें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, तो ये कहाँ पर होगा? ध्यान रखना, ये है बेसिकली तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है दुनिया का पहला? ये है आपका तेलंगाना में। तो देखिए, तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर ये बनकर तैयार है और सिद्दीपेट के बुरुगुलीपल्ली में 3D जो प्रिंटेड मंदिर है ये अपुसुजा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। फिर किस राज्य के धोर्डो गांव में इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए ये किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, ये चुना गया है गुजरात को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस, इसका अनावरण ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। ध्यान रखना, स्टैचू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति है? ये है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की। और ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में, मंदाता पर्वत पर ये है। 108 फीट ऊंची है, नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। और बेसिकली जो ये नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग, पहला द्वीप के दक्षिण की ओर और स्थित है और ओंकारेश्वर, तथा दूसरा है अमरीश्वर। फिर किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये बना है तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची 22 फीट ऊंची जो नटराज प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वो हुई है भारत मंडपम में। ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय ये कहाँ पर खुला है? तो ये है मसूरी, उत्तराखंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड के मसूरी में पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम ये खोला गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड में ही इस साल जो है वो बर्ड गैलरी भी खोली गई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान में श्री कलकीधाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो कलकीधाम मंदिर की बात करें तो इसकी आधारशिला ये रखी है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने संभल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कलकीधाम मंदिर की आधारशिला रखी है और इस मंदिर का निर्माण श्री कलकीधाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसका अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। ठीक है। फिर अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो 14 जनवरी को जब वो जा रहे थे तभी इसकी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। नाम इसका है, ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो बैप्स करके एक संगठन है उसी के जो महंत है स्वामी के द्वारा इसका उद्घाटन, साथ में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। फिर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये बना है श्रीनगर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इससे पहले जयपुर है, इसके अलावा मम्मालपुरम है और एक है आपका कौन सा? कश्मीर। इन तीनों को यहाँ पर मिल चुका और चौथा कौन सा? ये हो गया आपका श्रीनगर। तो विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला कश्मीर ये चौथा शहर यहाँ पर बन गया है। मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ये चौथा शहर यहाँ पर बन गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जयपुर है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का मम्मालपुरम, और इसके अलावा कर्नाटक का मैसूर, ये इसमें ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, जिसे शौर्य की प्रतिमा का नाम दिया गया, इसका अनावरण किया? तो ये हुआ है असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए ये जो है बेसिकली असम की पूर्वी असम के जोरहट में ये यहाँ पर स्थापित की गई है और 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा, ठीक है, जो लगभग 16.5 एकड़ में फैली हुई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना जो कन्नड़ शिलालेख है वो किस राज्य में पाया गया? तो ये पाया गया है तेलंगाना में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो तेलंगाना है वहीं पर पाया गया है कल्याण चालुक्य राजवंश का जो है 900 साल पुराना जो है कन्नड़ का शिलालेख, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है किससे, आपके आर्ट एंड कल्चर से, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट आपसे यही पूछेंगे कि 900 साल के पुराना जो कन्नड़ शिलालेख है वो कहाँ पर मिला है, तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया पूरे 60 क्वेश्चन जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं। अब आता है टर्न टेस्ट का, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम जो कि भारत का 43वां भारतीय यूनेस्को शहर यहाँ पर स्थल यहाँ पर घोषित हुआ है, तो किस राज्य में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये कहाँ पर हुआ है उद्घाटन? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ में ऑलरेडी आपको बता चुके, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। अदरवाइज़ आप हमारी जो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ की जो है वो लिंक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ साथ ही में जो भी हमारी क्लासेस आती हैं उनकी लिंक्स अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा रवि स्टडी जीके सी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर के क्विजेस, साथ ही में जो आपके मॉक टेस्ट हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी और डेली करंट अफेयर का क्विज आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ई बुक की मैंने वेबसाइट आपको बताई है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, आप यहीं से सारी जो ई बुक्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।